किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन आप किसी पर अंधा भरोसा करते हैं, चाहे वो आपका प्यार ही क्यों ना हो, तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड पर बेइंतहा प्यार और भरोसा करती है, मगर इसकी इतनी बड़ी कीमत उस लड़की को चुकानी पड़ी जिसकी कल्पना उसने भी कभी नहीं की थी। 2006 में घटी इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। प्यार से शुरू होकर हैवानियत की इंतहा तक पहुंचने वाली इस पूरी कहानी के बारे में जब आप भी जानेंगे तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो आखिर क्या है ये पूरी कहानी, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस पूरी कहानी में हम सभी के लिए बहुत बड़ी सीख भी है, तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाने के अंतर्गत रहने वाली आरजू चौहान की है। घटना के समय यानी 2016 में आरजू की उम्र यही कोई 21 साल की थी तथा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मीबाई कॉलेज में हिंदी ऑनर्स की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। आरजू लगभग 9 बजे डेली सुबह कॉलेज आ जाया करती थी और फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने घर चली जाया करती थी। रोज की तरह 2 फरवरी 2016 को भी आरजू घर से कॉलेज के लिए निकलती हैं। आरजू के घर वाले भी निश्चिंत होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं, मगर घर वालों को तब थोड़ी फिक्र होने लगती है जब वो देखते हैं कि आरजू के वापस आने का समय हो गया है, मगर अब तक आरजू कॉलेज से वापस नहीं आई हैं। शाम ज्यादा होने पर आरजू के माता पिता आरजू के जानने वाले कुछ दोस्तों के पास फोन लगाते हैं और उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग भी कहते हैं कि उन्हें आरजू के बारे में कुछ नहीं पता है। शाम ज्यादा होने पर आरजू के माता पिता अपने कुछ और जानने वाले के पास फोन करते हैं तथा उनसे आरजू को ढूंढने में मदद करने की अपील करते हैं। इस तरह कई लोग मिलकर आरजू के तलाश में लग जाते हैं, मगर पूरी रात तलाश करने के बाद भी आरजू का कहीं भी अता पता नहीं चलता है और ना ही आरजू घर वापस आती हैं। अब अगली सुबह यानी 3 फरवरी 2016 को आरजू के माता पिता लक्ष्मीबाई कॉलेज जाकर अपनी बेटी के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ आकर आरजू के बारे में उन्हें कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिसके बारे में शायद उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आरजू के दोस्तों तथा कॉलेज रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरजू रोज कॉलेज तो आती थी, मगर वो सिर्फ 9 बजे से 10 बजे के बीच एक क्लास करके कॉलेज से बाहर निकल जाती थी। फिर वो 1 बजे से 2 बजे के बीच एक क्लास के लिए कॉलेज वापस आती थी। माता पिता के लिए ये खुलासा थोड़ा हैरान करने वाला था, मगर ये सच्चाई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। इसके बाद कॉलेज प्रशासन आरजू के माता पिता की मुलाकात आरजू के कुछ दोस्तों से कराते हैं। उनसे पता चलता है कि अक्सर 10 बजे से क्लास खत्म करने के बाद आरजू कॉलेज के बाहर निकल जाती थी। यहाँ एक लड़का आरजू को रिसीव करने आता था। इस बारे में जब और इंक्वायरी की जाती है तो आरजू के कुछ करीबी दोस्त बताते हैं कि आरजू ने 1-2 बार उस लड़के के बारे में अपने दोस्तों को बताया था कि इसी से उसकी शादी होने वाली है। अब इस खुलासे के बाद मामले की जानकारी मॉडल टाउन थाने में दे दी जाती है। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले भी कॉलेज आते हैं। यहाँ आकर वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं। 2 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि कॉलेज से निकलकर आरजू किसी लड़के के साथ कार से जा रही हैं। आरजू के माता पिता उस लड़के की पहचान नवीन खत्री के तौर पर करते हैं। 23 साल का नवीन खत्री आरजू के ही पड़ोस में रहता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो खुलासा होता है कि दरअसल आरजू और नवीन आसपास में ही रहते थे। यही आसपास रहते ही इन दोनों की मुलाकात होती है और धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती में बदल जाती है। आगे चलकर यही दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों मिलकर साथ जीने मरने की कस्में तक खाने लगते हैं और बहुत जल्द शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं।
दोनों इस फैसले के बारे में अपने परिवार वालों को बताने का फैसला करते हैं। दोनों को लग रहा था कि परिवार वाले आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, मगर होता बिल्कुल उम्मीद से उलट है। आरजू के परिवार वाले थोड़ी सी नाराजगी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, मगर नवीन के परिवार वाले इस प्रस्ताव को तुरंत नकार देते हैं। पुलिस के जांच में आगे खुलासा होता है कि दरअसल नवीन जाट समुदाय से था, जबकि आरजू राजपूत थी। नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक जाट लड़की ही चाहते थे, इसलिए इस रिश्ते को नकार देते हैं। नवीन के परिवार वाले न सिर्फ इस रिश्ते के लिए मना करते हैं, बल्कि वो नवीन को सख्त हिदायत भी देते हैं कि आज के बाद वो आरजू से मुलाकात भी नहीं करेगा। नवीन परिवार वालों की बात मान लेता है, आरजू से बातचीत तथा मिलना जुलना बंद कर देता है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है तथा परिवार वालों से छिपकर दोनों मिलना जुलना चालू कर देते हैं। इधर इन दोनों के बीच मुलाकातों का दौर चलता रहता है। उधर नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक दूसरी लड़की के तलाश में लग जाते हैं। कुछ समय की मेहनत के बाद अपनी पसंद की एक लड़की से नवीन का रिश्ता तय कर देते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद तय किया जाता है कि 4 फरवरी 2016 को नवीन की शादी कर दी जाएगी। जांच में सामने आता है कि भले ही नवीन की शादी कहीं और फिक्स कर दी गई थी, मगर वो फोन के जरिए लगातार आरजू के संपर्क में बना हुआ था। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे से मिला भी करते थे, इसलिए पुलिस वाले नवीन को ही सस्पेक्ट मानते हुए जांच की तलाश में लग जाते हैं। पुलिस की एक टीम जल्द ही मोबाइल के जरिए नवीन को ट्रेस करने की कोशिश करती है, मगर नवीन का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर पर ही दिखती है। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो पता चलता है कि नवीन की तो 4 फरवरी 2016 को तो शादी हुई है और अब वो अपनी बीवी को लेकर हनीमून मनाने के लिए बाहर जा रहा है। पुलिस वाले तुरंत पता लगाते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पे ही नई दुल्हन के साथ नवीन को हिरासत में ले लेते हैं। यहां से नवीन को थाने ले जाया जाता है और आरजू के संबंध में उससे पूछताछ शुरू होती है। शुरू में तो नवीन कहता है कि कई महीने पहले ही आरजू से इसका संपर्क खत्म हो चुका है, पर जब पुलिस वाले सारे सबूत नवीन को दिखाते हैं तो नवीन मान लेता है कि अभी भी वो कांटेक्ट में है और 2 फरवरी को वो आरजू से मिला भी था, मगर कुछ ही देर बाद रास्ते में वो उसके कार से उतरकर कहीं और चली गई थी। पुलिस को नवीन की ये बात हजम नहीं होती है और वो अब सख्ती के साथ उसकी पूछताछ शुरू करते हैं। पुलिस वालों की सख्ती के आगे नवीन की सारी चालाकी फेल होने लगती है और वो एक के बाद एक खुलासे करना शुरू कर देता है, जिसे सुनकर हर किसी के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। नवीन बताता है कि वो भी अपने परिवार वालों की मर्जी से और अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता था, मगर आरजू को ये बात अच्छी नहीं लगती है और वो लगातार नवीन के ऊपर शादी करने की दबाव बनाती रहती है। नवीन के मुताबिक वो आरजू के कहने पर ही उससे लगातार मिलता जुलता रहता है। ऐसा होते होते नवीन के शादी का दिन भी करीब आ जाता है। नवीन के मुताबिक जब वो अपने रिश्तेदारों को अपने शादी का कार्ड बांटने जा रहा था, तभी एक बार फिर से आरजू उसे मिलने के लिए बुलाती है और 2 फरवरी को नवीन के साथ निकल जाती है। नवीन के मुताबिक जब ये दोनों कार्ड बांटने अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी कार के अंदर ही शादी की बात को लेकर आरजू और नवीन में तेज बहस होने लगती है। इसी बहसबाजी के बीच नवीन आरजू के गले में लगे दुपट्टे को पकड़ लेता है और वो तब तक उस दुपट्टे को खींच के रखता है जब तक कि आरजू का शरीर ठंडा नहीं पड़ जाता है। नवीन के मुताबिक आरजू की हत्या करने के बाद उसे समझ ही नहीं आता है लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जाए, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पर खड़े रहता है। फिर सोचने के बाद वो लाश को कार में ही रखकर सुनसान इलाके में चला जाता है तथा वो लाश को जलाने की कोशिश करता है, मगर जब लाश आसानी से नहीं जलती है तो उसे पकड़े जाने का
डर लगने लगता है और एक बार फिर से वो कार में उस लाश को रख लेता है। पकड़े जाने के डर के बीच आरजू के लाश को कार में रखकर कार्ड बांटने निकल जाता है और अपने रिश्तेदारों के यहाँ कार्ड देकर एक बार फिर से लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। पुलिस के पूछताछ में किए गए खुलासों के मुताबिक जब नवीन को लाश के ठिकाने लगाने का कोई आइडिया समझ नहीं आता है तो नवीन तय करता है कि वो अपने 4 मंजिला घर में ही आरजू की लाश को छिपाएगा। प्लान के मुताबिक नवीन ऐसा ही करता है और वो रात भर इधर उधर समय काटने के बाद सुबह के लगभग 5 बजे अपने घर पर पहुंचता है। क्योंकि आरजू की लाश भारी थी, इस कारण वो लाश को अकेले उठाकर ले जाने में असफल हो जाता है। इसलिए वो कुछ पैसे देकर पास में ही कबाड़ी का काम करने वाले एक लड़के को मदद के लिए बुलाता है और उसकी मदद से लाश को उसी कमरे में लाकर वेंटिलेशन शाफ्ट पर छुपा कर रख देता है, जिस कमरे में वो शादी के बाद अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने वाला था। इस तरह 3 फरवरी के सुबह सुबह नवीन लाश को छुपा देता है और इसकी भनक किसी को ना लगे इसलिए वो पूरे घर में लगातार परफ्यूम छिड़कता रहता है। नवीन तो अपना गुनाह छिपाने के लिए परफ्यूम छिड़क रहा था, मगर घर वालों को लगता है कि वो अपनी शादी के खुशी में लगातार घर में खुशबू छिड़क रहा है। इधर आरजू की लाश घर में पड़ी हुई थी और उधर प्लान के मुताबिक ही 4 फरवरी को नवीन अपने घर वालों के पसंद से शादी कर लेता है और अपनी नई दुल्हन को यहाँ शाफ्ट पर ले आता है जहाँ आरजू की लाश रखी हुई थी। नवीन के इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह जाता है और फिर उसी की निशानदेही पर नवीन के घर में पुलिस वाले छापेमारी करके आरजू की लाश बरामद कर लेते हैं। इस पूरे खुलासे के बाद नवीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा पुलिस परिवार को अन्य लोगों के शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। इस पूरे मामले के खुलासों के पकड़ से ही नवीन के पिता राजकुमार पहले से ही लापता हो जाता है। जांच में ये भी सामने आता है कि नवीन के पिता राजकुमार एक हत्या में ही 2005 से ही बिहार जेल में बंद था तथा वो 2 दिन पहले ही अपने बेटे की शादी में जेल से पैरोल लेकर बाहर आया था। पिता के अलावा नवीन के परिवार में कई लोगों को मुजरिम बनाते हुए हिरासत में ले लिया जाता है। यहाँ मामले की बेहतर जांच के लिए इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। इस पूरे केस के खुलासे के बाद हर कोई तब और हैरान रह जाता है जब पता चलता है कि एक तरफ आरजू BA फाइनल की स्टूडेंट थी जबकि लड़का नवीन 10वीं पास था। इसके बावजूद भी नवीन आरजू को अपने प्यार में फंसा लिया था। फिलहाल इस केस की बात करें तो आज भी आरोपी जेल में है जबकि आरजू का पूरा परिवार कभी ना मिटने वाले दर्द के साथ आज भी जी रहा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि आपको एक अच्छी सीख और एक अच्छी राह दिखाना है। तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकलती है मगर वो ऑफिस नहीं पहुंच पाती है। 50 दिनों के पुलिस के जांच के बाद भी पुलिस को लड़की का कोई सुराग नहीं मिलता है मगर फिर एक दिन पुलिस वालों को जांच के क्रम में गाड़ी के अंदर एक बूंद खून मिलता है और इसी एक बूंद खून से गायब हुई लड़की का सभी सवालों के जवाब मिल जाते हैं। तो आखिर कैसे एक बूंद खून से लड़की के रहस्य का खुलासा होता है, जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। यकीन मानिए जब आप इस पूरी कहानी और पूरी कहानी के साजिश के बारे में जानेंगे तो शॉक्ड रह जाएंगे। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। दोस्तों ये कहानी मुंबई में रहने वाली कीर्ति व्यास नाम की एक लड़की की है। 28 साल की कीर्ति मुंबई के ग्रांड रोड स्थित भारत नगर रेजिडेंस में स्थित अपने परिवार वालों के साथ रहा करती थीं। पढ़ाई करने के बाद कीर्ति ने मुंबई में अंधेरी वेस्ट स्थित मशहूर ब्यूटी सैलून में काम करना शुरू कर दिया था। यहाँ कीर्ति फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी। रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए 16 मार्च 2018 कीर्ति सुबह के 9 बजे अपने घर से निकलती हैं
और वहां पर पहले से गाड़ी लेकर इंतजार कर रहे दो दोस्तों के साथ ऑफिस की ओर निकल जाती हैं। कीर्ति के घर वाले भी अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। अभी दिन के लगभग 11:30 बज रहे थे। तभी कीर्ति की माँ घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछने के लिए कृति को कॉल लगाती हैं। पिछली रात ही कीर्ति ने घर के वाईफाई का पासवर्ड बदला था। कई प्रयास के बावजूद कीर्ति की मां कीर्ति को संपर्क नहीं कर पाती, क्योंकि कीर्ति का दोनों मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। कीर्ति की मां को लगता है कि शायद कीर्ति काम में लगी होगी, इसलिए उसने मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है। इसलिए वो भी कीर्ति को फ़ोन करना छोड़ देती हैं और अपने काम में लग जाती हैं। अब शाम हो चली थी और कीर्ति के ऑफिस आने का समय हो चुका था, मगर वो समय पर ऑफिस से वापस नहीं आती हैं। जब समय कुछ ज़्यादा हो जाता है तो परिवार वालों को कीर्ति की चिंता सताने लगती है और वो अब कीर्ति के ऑफिस में फ़ोन करके कीर्ति के बारे में पता करते हैं। यहाँ से उन्हें चौंकाने वाला जवाब मिलता है। ऑफिस वाले बताते हैं कि आज तो कीर्ति ऑफिस आई ही नहीं है, बल्कि लगातार उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस जानकारी के बाद घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अब वो कीर्ति के कुछ करीबी दोस्तों को फ़ोन करके कीर्ति के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। लगभग सभी दोस्त यही जवाब देते हैं कि कीर्ति से आखिरी बार बात पिछली रात ही हुई थी। अब घर वाले परेशान होकर आसपास कीर्ति को ढूंढने निकल जाते हैं। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कीर्ति का कहीं अता पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि पूरी रात बीत जाती है, मगर कीर्ति घर वापस नहीं आती है। अगले दिन थक हार कर कीर्ति के घर वाले डीबी रोड पुलिस स्टेशन जाकर कीर्ति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस वाले कीर्ति के ऑफिस जाकर जांच पड़ताल करते हैं और कीर्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा कीर्ति के दोस्तों से भी पूछताछ की जाती है। इसी पूछताछ में कीर्ति के दो दोस्त सिद्धेश तमहनकर और खुशी सहजवानी पुलिस को बताते हैं कि जिस दिन कीर्ति गायब हुई थी उसी सुबह कीर्ति इन दोनों की कार में ही ऑफिस निकली थी, मगर रास्ते में ही कीर्ति ने उनसे कहा कि मुझे ग्रांड रोड स्टेशन पर ड्रॉप कर दो, क्योंकि यहाँ पर मुझे किसी से मिलना है और यहाँ से मैं ट्रेन से ऑफिस चली जाऊंगी। इन दोनों दोस्तों के बयान के पुष्टि के बाद पुलिस वाले अब कीर्ति के घर के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देते हैं। तो सीसीटीवी में साफ नजर आता है कि 9 बजे के आसपास 16 मार्च 2018 की सुबह कीर्ति अपने घर से उतरती है। वहां सिद्धेश और खुशी पहले से ही अपनी कार लेकर खड़े थे। इसी कार में कीर्ति बैठती है और कार आगे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ कीर्ति को देखा गया था। इसलिए पुलिस इन दोनों को इन्वेस्टिगेशन टीम का हिस्सा बनने के लिए कहते हैं और इन दोनों से पुलिस छोटी सी छोटी जानकारी बताने के लिए कहते हैं। ये दोनों पुलिस की जांच में पूरा सहयोग करते हैं, क्योंकि कीर्ति को आखिरी बार सिद्धेश और खुशी के साथ देखा गया था, तो लोग शक करते हैं कि इन दोनों ने ही कीर्ति के साथ कुछ गलत तो नहीं किया है। मगर कई दिनों के पुलिस के जांच में ये दोनों बेगुनाह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि सिद्धेश और खुशी पुलिस का लगातार सहयोग भी करते रहते हैं। पुलिस के नज़र में दो सस्पेक्ट थे, मगर उनको बेगुनाह साबित कर दिया गया था। पुलिस के सामने अब चुनौती ये थी कि दिन बीतते जा रहे थे और कीर्ति का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। ये मामला धीरे धीरे देश भर में तूल भी पकड़ने लगा था, क्योंकि कीर्ति जिस सैलून में काम किया करती थी वो मशहूर बॉलीवुड एक्टर फरहान अख्तर की एक्स वाइफ का ही था। जब कीर्ति का कुछ दिनों तक कुछ अता पता नहीं चलता है, तो कीर्ति के दोस्तों के अलावा फरहान अख्तर खुद भी ट्विटर पर लोगों से कीर्ति को ढूंढने की अपील करते हैं। कई दिनों तक जब पुलिस कीर्ति को ढूंढने में नाकाम रहती है, तो मामला अब मुंबई क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाता है। जांच शुरू करते ही एक बार फिर सस्पेक्ट और आसपास के लोगों को एक बार फिर से बुलाया जाता है और उन सभी से एक लंबी पूछताछ शुरू होती है।
सीसीटीवी के मुताबिक कीर्ति आखिरी बार सिद्धेश और खुशी सहजवानी के साथ दिखी थी, इसलिए क्राइम ब्रांच की टीम भी इन दोनों को सस्पेक्ट मानते हुए अपनी जांच आगे बढ़ाती है। क्राइम ब्रांच के सामने भी सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी कहती हैं कि सुबह 9 बजे के आसपास इन दोनों ने कीर्ति को अपनी कार में लिफ्ट दी थी और उन्हें लेकर ऑफिस की तरफ बढ़ रहे थे, मगर ग्रांड रोड स्टेशन की तरफ पहुंचकर कीर्ति वहां पर उतर गई थी। मगर जैसा उन्होंने कहा था कि उन्होंने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन के तरफ ड्रॉप किया था, वहां की सीसीटीवी फुटेज की जांच पहले नहीं हुई थी, इसलिए क्राइम ब्रांच तत्काल ही स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देती है। इसके अलावा सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के कार में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कार के भी फुटेज की जांच शुरू होती है। यहाँ कुछ चौंका देने वाला खुलासा होता है। ना तो खुशी, सिद्धेश और ना ही कीर्ति स्टेशन के आसपास या स्टेशन पे लगे किसी सीसीटीवी में कैद होती हैं और ना ही सिद्धेश तमनकर के कार में लगे सीसीटीवी से इन दोनों को 16 मार्च 2018 को स्टेशन की तरफ जाने की पुष्टि होती है। जब इस बारे में सिद्धेश और खुशी से पूछा जाता है कि तुमने तो बताया था कि तुम दोनों ने कीर्ति को ग्रांड रोड स्टेशन पर ड्रॉप किया था, जबकि सीसीटीवी के मुताबिक तुम लोग वहां गए ही नहीं थे, तो इस पर सिद्धेश और खुशी पुलिस वालों से कहते हैं कि दरअसल कि पहले कीर्ति ने कहा था कि मुझे स्टेशन तक छोड़ दो, मगर रास्ते में कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास ही उतरने के लिए कह दिया। इस कारण वो ग्रांड रोड स्टेशन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि दोनों क्राइम सस्पेक्ट ने अपना बयान बदल दिया था। इसलिए पुलिस वालों को शक होने लगता है कि और इन दोनों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगती है। इसके अलावा फोन रिकॉर्ड की भी जांच की जाती है, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चलता है और ये दोनों आज़ाद घूमते रहते हैं। अब कीर्ति को गायब हुए लगभग 50 दिन से ज़्यादा हो चुके थे, मगर कहीं भी कीर्ति का अता पता नहीं था। ऐसा लगने लगा था कि शायद कीर्ति के बारे में कहीं से कुछ पता नहीं चलेगा, मगर तभी पुलिस को एक ऐसी फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलती है जिससे केस का पूरा रुख ही बदल जाता है। दरअसल जिस कार से आखिरी बार यानी कि 16 मार्च 2018 को कीर्ति, सिद्धेश और खुशी सहजवानी ऑफिस की ओर निकलते थे, उस कार को शुरू में ही पुलिस वाले फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं। जब फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आती है तो उसमें कहा जाता है कि कार की डिग्गी में से खून की एक बूंद बरामद की गई थी। जब इस एक बूंद का डीएनए टेस्ट किया गया और इसका मिलान कीर्ति के माता पिता के सैंपल से किया गया तो दोनों मैच कर गया, मतलब कि उस कार में मौजूद एक बूंद खून कीर्ति का था। कार में कीर्ति के एक बूंद खून की मौजूदगी अब बहुत कुछ इशारा कर रही थी। इस खुलासे के बाद अब पुलिस वाले तुरंत एक बार फिर से सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी को हिरासत में ले लेते हैं और अब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है कि दोनों लंबे समय तक यही रट लगाए रहते हैं कि ये दोनों रास्ते में ही कीर्ति को उतार दिया था, उन्हें नहीं पता कि कीर्ति कहाँ गई है। और जब पुलिस वाले कार की डिग्गी में पड़े कीर्ति के एक बूंद खून के बारे में पूछते हैं तो सिद्धेश और खुशी सहजवानी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं और फिर एक समय बाद पुलिस के कड़ाई के सामने टूटकर सच्चाई उगलना शुरू कर देते हैं। ये सच्चाई रूह कपा देने वाली थी। दरअसल बी ब्लैंड में कीर्ति फाइनेंस मैनेजर पर काम कर रही थी, जबकि यहीं पर खुशी सहजवानी जूनियर के तौर पर काम करती थी। कीर्ति के जूनियर के तौर पर काम कर रही थी और सिद्धेश तमनकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहा था। सिद्धेश तमनकर यहाँ लंबे समय से काम कर रहा था और इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक था, मगर पिछले कुछ महीनों में वो टारगेट अचीव करने में नाकाम हो रहा था। इसके अलावा उसके काम में भी लगातार गड़बड़ी आ रही थी। इस कारण कीर्ति सिद्धेश तमनकर को एक नोटिस जारी कर देती हैं
और उससे कहती हैं कि 16 मार्च 2018 तक या तो अपना परफॉर्मेंस सुधार लें, नहीं तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इस नोटिस के बारे में 28 साल का सिद्धेश तमनकर अपने साथ काम करने वाली 42 साल की खुशी सहजवानी को भी बताता है। दरअसल खुशी सहजवानी पहले से शादीशुदा थी, मगर ऑफिस में वो सिद्धेश के साथ रिलेशनशिप में आ जाती हैं। जब कीर्ति सिद्धेश तमनकर को नोटिस जारी कर देती हैं, तो खुशी को डर सताने लगता है कि अब कीर्ति सिद्धेश को नौकरी से निकाल देगी, क्योंकि मार्च महीने में भी सिद्धेश अपना परफॉर्मेंस सुधारने में भी नाकाम था। अब यहीं पर सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाते हैं ताकि सिद्धेश की नौकरी बचाई जा सके। प्लान के मुताबिक ये दोनों कीर्ति को फोन करते हैं और कहते हैं कि आज तुम हम दोनों के साथ ही कार से ऑफिस तक चलो। पहले रोजाना कीर्ति ट्रेन से अपने ऑफिस जाया करती थी। इन दोनों के कहने पर कीर्ति इन दोनों के साथ कार में बैठ जाती हैं। कीर्ति के कार में बैठ जाने के बाद ये दोनों कार को सुनसान इलाके में ले जाते हैं और रास्ते में कीर्ति से कहते हैं कि वो सिद्धेश तमनकर को नौकरी से ना निकाले। इस पर कीर्ति जवाब देती हैं कि इस बारे में ऑफिस मीटिंग में जवाब दिया जाएगा। जब कीर्ति की ओर से इन दोनों को मन मुताबिक जवाब नहीं मिलता है, तो दोनों कार के अंदर ही कीर्ति से लड़ने लगते हैं और इसी लड़ाई के दौरान सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी मिलकर दुपट्टे से कीर्ति का गला घोट देते हैं और काफी देर तक गला दबाए रखते हैं। इस कारण कार के अंदर ही कीर्ति की मौत हो जाती है। कीर्ति की मौत हो जाने के बाद अब ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के प्लान में लग जाते हैं, मगर सब कुछ नॉर्मल लगे इसलिए ये दोनों कार के सनरूफ को ढक देते हैं और कीर्ति की लाश को कार के अंदर ही छोड़कर ऑफिस चले जाते हैं। फिर वहां से वापस आकर कार को एक सुनसान इलाके में ले जाते हैं और पहले तो कार के अंदर ही कीर्ति के शव को 3 टुकड़ों में काटते हैं और फिर तीनों टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक देते हैं और फिर ये दोनों लाश को ठिकाने लगाने के बाद पास के ही एक कार वॉशिंग सेंटर के पास जाकर कार को धुलवा लेते हैं। यहाँ से ये दोनों कीर्ति के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों के साथ मिलकर कीर्ति के खोजने का नाटक करने लगते हैं। किसी को शक न हो इसलिए सिद्धेश ऑनलाइन कीर्ति को ढूंढने के लिए कैंपेन भी चलाते हैं और खुद ही चलकर पुलिस तक भी जाते हैं ताकि पुलिस को भी इन पर किसी तरीके का कोई शक न हो। कार की धुलाई कराने के बाद इन दोनों को लगता है कि अब ये दोनों कभी पकड़े नहीं जाएंगे, मगर किस्मत से कार को धोने वाला डिग्गी की अच्छे से सफाई करने में नाकाम हो जाता है और कीर्ति की खून की एक बूंद कार के डिग्गी में रह जाती है और इसी एक बूंद से पूरे मामले का खुलासा हो जाता है। इस पूरे खुलासे के बाद सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी पर किडनैपिंग और पुलिस को गुमराह करने, सबूत मिटाने, हत्या करने जैसे गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाता है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस की बात करें तो बेल पर खुशी सहजवानी बाहर आ चुकी हैं, जबकि सिद्धेश तमनकर अभी भी जेल में है। वहीं पुलिस आज तक कीर्ति के लाश के टुकड़ों को बरामद नहीं कर पाई है। दोस्तों, इनके किए की सजा अदालत से इनको मिल जाएगी, मगर आपके अनुसार सिद्धेश तमनकर को और खुशी सहजवानी को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अक्सर हम यही सुनते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर यही सपना हमें गलत रास्ते पर ले जाए तो अंजाम भी बुरा होता है। आज हम आपको ऐसी ही दिल दहला देने वाली एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको अंजाम दिया था एक ऐसे मास्टरमाइंड शख्स ने जिसका सपना था रातों रात अमीर हो जाने का। तारीख 19 जून 2011, इंदौर शहर का पॉश इलाका श्रीनगर, जहां पर एक ही परिवार में रहने वाली 3 महिलाओं की हत्या बड़ी बेरहमी से कर दी गई थी। ये एक ऐसी घटना थी जिसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस का नाम दिया गया। इसके साथ ही ये देश का ऐसा केस बना
जिसमें पहली बार किसी महिला को धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया और उसे फांसी की सजा सुनाई गई। साथ ही इस केस में एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हुए जिन पर यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आखिर कौन था वो जो रातों रात अमीर बनने के लिए एक ही परिवार की पूरी पीढ़ी को खत्म कर दिया? आखिर क्या है इस ट्रिपल मर्डर केस की पूरी कहानी और क्या कुछ हुआ है अभी तक इस पूरे केस में? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है इंदौर शहर में रहने आई एक 42 साल की मेघा देशपांडे की, जो एक वर्किंग वोमेन थी और वो एक MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करती थी। आपने MLM बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें बहुत सारी कंपनीज मेंबर बनाती हैं और कोई मेंबर जो जितने लोग जोड़ता है उतनी ही कमाई होती जाती है। तो हो सकता है कि मेघा ने भी इस बिजनेस के जरिए काफ़ी पैसे कमाए होंगे। मेघा इंदौर के इस घर में अपनी 21 साल की बेटी अश्लेषा और अपनी 70 साल की माँ रोहिणी के साथ रहती थी। मेघा के पति बैंक में एक मैनेजर थे और वो दूसरे शहर में रहते थे। मेघा देशपांडे का परिवार उज्जैन से कुछ ही समय पहले इस शहर में आया था और वो हंसी खुशी यहाँ पर रह रहे थे। इसके साथ ही मेघा को कीमती ज्वेलरी पहनने का बहुत ही शौक था, इसलिए अक्सर जब वो बाहर जाती थी तो ज्वेलरी पहन कर जाती थी, तो वो अपने गहनों को पहनकर बाहर जाती थी। एक दिन मेघा अपने इन्हीं कीमती गहनों को पहनकर शॉपिंग मॉल में गई। यहाँ लोगों की बहुत भीड़ थी, हर कोई मॉल में शॉपिंग करने और घूमने आया था। इसी के बीच में मेघा की मुलाकात 23 साल की एक लड़की नेहा वर्मा से हुई। नेहा को नए नए दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था। इधर नेहा का रोहित नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था जिसकी उम्र 24 साल थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। नेहा के पिता एक वैन चालक थे, इसलिए घर में पैसे का अभाव रहता था। इसके साथ ही नेहा और उसके बॉयफ्रेंड की एक खास बात ये भी थी कि इनके अरमान एक जैसे ही थे। दोनों ही रातों रात अमीर होने के सपने देखते रहते थे ताकि वो आराम से अपनी जिंदगी जी सके। इसी बीच नेहा और मेघा के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। नेहा अक्सर मेघा को कॉल करती थी और उसके बिजनेस के बारे में जानना चाहती थी। जब नेहा ने MLM बिजनेस के साथ जुड़ने में इच्छा जताई, 13 जून 2011 को मेघा कॉल करके नेहा को MLM बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए बोलती हैं और उसे घर पर आने को कहती हैं। इसके बाद नेहा मेघा के घर पहुंचती हैं और कुछ समय बाद वापस चली जाती हैं। इसके बाद दोपहर तक मेघा के घर पर सन्नाटा पसरा रहा। ना तो घर पर कोई दिखाई दे रहा था और ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी। तभी एक महिला जो कि मेघा देशपांडे के फ्लैट के पास ही रहती थी, वो उनके घर के आगे से गुजर रही थी। उसने देखा कि मेघा देशपांडे का घर बंद था और आसपास खून के धब्बों से पैरों के निशान बने हुए थे। ये देखकर वो घबरा गई और वो तुरंत ही मकान मालिक को बुलाया। मकान मालिक भी तुरंत वहां पर पहुंच गया। इसके बाद उन्होंने मेघा देशपांडे को आवाज़ लगाई। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद ना तो घर के अंदर से कोई बाहर निकला और ना ही किसी ने जवाब दिया। इसके बाद मकान मालिक ने घर की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर झांकते ही उनकी जोर से चीख निकली, क्योंकि घर के अंदर का नज़ारा बहुत ही खौफनाक और भयावह था। उन्होंने देखा कि घर के अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 लाशें पड़ी हुई हैं। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि मेघा, उसकी बेटी अश्लेषा और मेघा की मां रोहिणी की थी। ये देखते ही मकान मालिक ने तुरंत पुलिस को फोन करके इसकी जानकारी दी। खबर मिलते ही पुलिस वहां मौके पर पहुंच गई। धीरे धीरे जब लोगों को इस घटना की खबर मिली
तो उनके घर के बाहर भीड़ जमा होनी शुरू हो गई। इसी बीच पुलिस जब घर के अंदर गई तो उनका भी दिल पसीज गया, क्योंकि एक ही परिवार की 3 महिलाओं की हत्या की गई थी, जिसमें माँ, बेटी और नानी शामिल थीं। तभी इस केस में सबसे बड़ा क्लू पुलिस के हाथ लगा। दरअसल पुलिस को हत्या वाली जगह से 2 बुलेट सेल मिली। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करनी शुरू की, जिसके बाद उन्हें पता लगा कि मेघा देशपांडे की हत्या उनके सर पर गोली लगने से हुई है। लेकिन मेघा के सर पर एक ही गोली लगी थी, दूसरी गोली किस पर चलाई गई थी, ये देखने के लिए पुलिस ने तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। और जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो ये पता चला कि मेघा देशपांडे की हत्या शरीर पर चाकुओं को गोद कर हुई है। चाकुओं से 1 या 2 बार वार नहीं किया गया था, बल्कि कई बार चाकुओं को गोद गोद कर बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। अब पुलिस के सामने ये सवाल खड़ा हुआ था कि आखिर दूसरी गोली किस पर चली हुई थी। जब देशपांडे परिवार की हत्या की खबर लोगों तक पहुंची तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए और वो जल्द से जल्द केस को सुलझाने और आरोपियों को पकड़ने की मांग करने लगे। लोगों के बढ़ते दबाव के कारण पुलिस पर केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव बढ़ गया था। इसके बाद पुलिस भी हत्यारों को ढूंढने में लग गई, लेकिन कहीं से कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जब पुलिस ने हत्या वाली जगह पर खून के धब्बों की जांच करवाई तो पता चला इन तीनों महिलाओं के खून के धब्बों के साथ वहां पर किसी और शख्स का खून भी गिरा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को इस बात का यकीन तो हो गया था कि ये खून के धब्बे जरूर खूनी के ही हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पास के ही अस्पताल में जांच शुरू कर दी कि हाल ही में किसी ने गोली लगने पर इलाज करवाया हो। एक तरफ पुलिस सबूत जुटाने में लगी थी, वहीं दूसरी ओर इस केस को लेकर हत्या और लूटपाट का केस दर्ज किया। पुलिस ने अब और सख्ती से हत्यारों की जांच करनी शुरू कर दी। पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवानी शुरू की तो ये पता चला कि एक नंबर से बार बार मेघा देशपांडे के पास कॉल आती थी और काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातचीत भी होती थी। जब पुलिस ने इस नंबर की जांच की तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि नेहा शर्मा है। पुलिस को नेहा पर शक तो था, लेकिन उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था। पुलिस के पास सबूत इकट्ठा करने और गुनहगार तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, नेहा के बारे में पता लगाना, क्योंकि यही एक छोटा सा सबूत मिला था जो देशपांडे परिवार के हत्यारों का पता लगा सकता था। अब पुलिस ने नेहा के बारे में पता करना शुरू किया और उसकी लोकेशन को ट्रैक करने लगी। जब पुलिस को ये पता लगा कि नेहा एक एटीएम के पास है तो पुलिस वहीं पर पहुंची जहां पर नेहा थी। इसके बाद जैसे ही नेहा एटीएम के अंदर गईं, तभी उन्होंने मौका पाकर उसे वहीं पकड़ लिया। पुलिस ने नेहा को हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। इधर पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जिसने हत्या वाले दिन झूठी एफआईआर दर्ज कराई थी और वो शहर के एक हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था। जब इस शख्स के बारे में पता लगाया गया तो पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि नेहा का प्रेमी राहुल था, जिसके पैर में गोली लगी हुई थी। पुलिस का शक तब यकीन में बदला जब उन्हें ये पता चला कि देशपांडे परिवार के घर जो खून मिला था वो किसी और का नहीं बल्कि राहुल का था। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की और फिर दोनों ने अपने गुनाह कबूल किए। दोनों से पूछताछ करने के बाद एक के बाद एक कई राज खुलते चले गए। नेहा ने बताया कि उसकी मुलाकात मेघा से मॉल में हुई थी। मेघा ने कई कीमती जेवरात पहने हुए थे। नेहा ने जब मेघा के शरीर पर इतने सारे कीमती जेवर देखे तो उसके होश उड़ गए, तो वो हैरान हो गई थी। तभी नेहा के दिमाग में मेघा देशपांडे के करीब जाने और उससे दोस्ती करने का ख्याल आया।
और वो मेघा से बातचीत करने के लिए जानबूझकर उससे जा टकराई। मेघा के हाथ में सामान था जो कि टकराने के बाद गिर गया। नेहा ने जल्दी से सॉरी आंटी कहा और फिर गिरे हुए सामान को उठाने लगी। इसी बीच उसे अच्छा मौका मिला मेघा से बात करने का। धीरे धीरे नेहा ने मेघा के साथ बात बढ़ाई ताकि वो उसकी दोस्त बन सके। इस दौरान वो मेघा से खूब बातें की और यहाँ तक कि मेघा को छोड़ने उसकी कार तक गईं। अब नेहा को ये तो पता लग गया था कि मेघा किसी अमीर परिवार से हैं। मेघा को देखते ही उसके मन में ख्याल आया रातों रात अमीर बनने का और उसने मेघा को देखते ही लूटने की साजिश रची और उसे अपने जाल में फंसा लिया। इसके बाद नेहा ने इस प्लान में अपने बॉयफ्रेंड राहुल को भी शामिल किया। उसने राहुल को बताया कि उसकी एक ऐसी महिला से बातचीत होती है जो एक अमीर घर से हैं। उसके घर पर केवल महिलाएं ही रहती हैं। मेरी उनके साथ काफ़ी अच्छी बातचीत भी है। ये सुनकर राहुल के दिमाग में भी यही ख्याल आया कि ये तो अच्छा मौका है कि घर में कोई आदमी नहीं है, सिर्फ महिलाएं ही हैं, तो क्यों ना लूटपाट की जाए ताकि उनकी आर्थिक तंगी सुधर सके और वो आराम से रह पाएं। इसके बाद राहुल इस साजिश की तैयारी करने लगा। उसे लग रहा था कि लूटपाट के लिए उनकी हत्या कर देगा ताकि कोई उनके खिलाफ बोल ना पाए। लेकिन उनके पास मेघा को मारने के लिए पिस्टल नहीं थी। इसके लिए राहुल ने सहारा लिया मनोज का, क्योंकि उसके पास एक पिस्टल थी। मनोज राहुल का दोस्त था। वो उम्र में नेहा और राहुल से काफ़ी बड़ा था। अब वो दिन भी आ गया जिस दिन नेहा और राहुल को इस घटना का अंजाम देना था। मेघा के घर उसके अलावा उसकी माँ और बेटी ही थी। घटना वाले दिन नेहा ने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए एक बहाना बनाया कि वो मेघा के घर में जा सके। काम के सिलसिले में नेहा मेघा के घर पहुंची। वो मेघा से लेकर कंपनी का फॉर्म भरने लगी, लेकिन उसे भरना कैसे है उसके लिए उसने मेघा से कहा पास के ही उसका एक दोस्त रहता है, उसे यहाँ बुलाकर इस फॉर्म को भरने के लिए उसकी मदद लेना चाहती है। इसके बाद नेहा ने फोन कर उन्हें बुलाया। प्लान के मुताबिक राहुल और मनोज भी मेघा के घर में घुस गए। घर में घुसते ही मनोज ने पिस्तौल दिखानी शुरू कर दी और उसने मेघा पर बिल्कुल पास से गोली मारी और उसी मौके पर उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर कमरे में अश्लेषा और उसकी नानी दौड़ी दौड़ी आ पहुंची। इसके बाद उसने अश्लेषा को डरा धमका कर एटीएम कार्ड लेकर उसका पिन पूछ लिया। इसके बाद मनोज ने अश्लेषा और उसकी नानी को मारने की कोशिश की, लेकिन हड़बड़ी में ये गोली राहुल के पैर में जा लगी। इसके बाद उन्होंने चाकू से मार मार कर उनकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने वहां से निकलने से पहले 1.5 लाख रुपए, 5 लाख तक के कीमती गहने और एटीएम कार्ड लेकर फरार हो गए। ये वही एटीएम कार्ड था जिससे नेहा पैसे निकलवाने जा रही थी और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। इसी कार्ड के जरिए पुलिस ने नेहा को हिरासत में लिया था। इसके बाद राहुल ने अपने पैर पर गोली लगने का एक झूठी एफआईआर दर्ज कराई। ये सब आरोपियों ने पुलिस को अपने बयान में बताया था और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि उनका प्लान था कि सारी चीजें ये लोग लूट लेंगे और फिर हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन ज़्यादा देर ना करते हुए पुलिस ने इस केस को सुलझाया और हत्यारों को पकड़ लिया। ये बात धीरे धीरे लोगों तक पहुंच गई। देश पांडे परिवार के हत्यारे पकड़े गए हैं, जिसके बाद लोगों ने उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। दिसंबर 2013 में एक निचली अदालत ने इन तीनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद 2014 में हाई कोर्ट ने भी इस केस को गंभीर बताते हुए नेहा वर्मा, राहुल और मनोज की फांसी को सजा को बरकरार रखा और साथ में कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस भी माना। नेहा वर्मा इन दिनों इंदौर सेंट्रल जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे पैसा एक इंसान से वो सब करवा देता है जिसका अंजाम अंत में बहुत ही
भयानक होता है। इसके साथ ही हमें इस केस से ये भी सीख मिलती है कि हमें पब्लिक प्लेस में कीमती जेवरात पहनकर नहीं निकलना चाहिए। किसी अनजान शख्स से एकदम से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें ही सीख लेने वाली होती हैं, जिससे हम खुद की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। आपको इस केस से क्या सीख मिली हमें ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।